आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम लोगों को विल बनानी है। मेरे पास बहुत तरह के एक्सक्यूजेस आते हैं जब मैं विल बनाने के लिए सिंपल सिंपल किसी को बोलता हूँ। पहला एक्सक्यूज ये आता है, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला राकेश भाई, डोंट वरी। कुछ लोग बोलते हैं मेरे घर में ना मेरे चाचा जी हैं और वो ना बहुत कुछ जानते हैं लॉ के बारे में, वो समझा लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मेरे दोनों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपस में नहीं झगड़ेंगे, सब कुछ ठीक चलता रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं जब समय आएगा तब चीजें अपने आप हो जाएंगी, राकेश भाई क्यों चिंता करते हो। कुछ लोग बोलते हैं भाई साहब विल की बात करके आप तो हमें आज ही मारने की बातें करते हो। सो नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस मेरे पास आते हैं फॉर नॉट राइटिंग द विल। और आज की मेरी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद आपको रियलाइज होगा सिर्फ मरने के लिए ही विल नहीं लिखी जाती, नंबर ऑफ अदर केसेस भी हैं जहां पे विल लिखने से आपकी आने वाली 3 जनरेशन हैप्पीनेस मोड में जिएंगी। सो नाउ गिव मी वुश, power word, so that I can start my presentation. Why the will is important? The number one is that you decide how your estate will be distributed. इसको जरा आप सिंपल से शब्दों में समझिए। मैं आपको कोई भी चीज आज टेक्निकल नहीं लेके जाऊंगा, कोई सेक्शन नहीं बताऊंगा, कोई हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात नहीं करूंगा, आपको मैं बहुत ही आसान शब्दों में बातें शेयर करूंगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज मैंने कमाई है तो वो मुझको अधिकार है कि मैं वो चीज किसको दूं। मेरे परिवार के अंदर अगर मान के चलते हैं, यहां पर मैं हूं और मेरे नीचे ये सन 1 है, ये सन 2 है और ये डॉटर है, और यहां पे मेरी वाइफ भी है। और यहाँ पे सन 1 के साथ यहाँ पे इसका भी सन 1 है, इसकी डॉटर 1 है, इसके पास मेरा जो सन नंबर 2 है उसके पास एक डॉटर है, और ये जो मेरी डॉटर है इसके पास सन 1 है और सन 2 है। मैं मान के चलता हूं ये मेरा एक छोटा सा परिवार है। और अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूंगा। पहली चीज, मिस्टर ए ने जिंदगी भर बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करने के बाद अपना कुछ पैसा बैंक में रखा, कुछ पैसा एफडीआर में रखा, कुछ पैसा पीएफ में रखा, और ये अपनी विल करना भूल गए। इन्होंने अपनी विल नहीं की, इन्होंने बोला विल करने से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि इनका बहुत बड़ा परिवार है और परिवार सब यूनाइटेड है, और इनके बैंक अकाउंट के अंदर, एफडीआर के अंदर, पीएफ के अंदर मान लेते हैं करते करते 3 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। और मिस्टर ए की मिसहैपनिंग हो गई। अब जब मिस्टर ए की मिसहैपनिंग हो गई, इन्होंने विल नहीं लिखी, माइंड इट। इनकी जो वाइफ है ये बैंक में गई और बैंक में जाने के बाद डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया और बोला जी ये मैं इनकी वाइफ हूं और ये जो बैंक में जो लॉकर है ये प्लीज ओपन कर दिया जाए, ये मैं खोलना चाहती हूँ। और जब ये ओपन करने गई तो इनको पता चला बैंक में जो लॉकर था वहां पे नॉमिनी में इनका तो नाम ही नहीं था। बैंक के लॉकर में नॉमिनी में इनका नाम ही नहीं था, और ना ही मिस्टर ए ने कोई अपनी विल बनाई है। बैंक मैनेजर इनका दोस्त था, इनका पड़ोसी था, इनका जिगरा था। इनकी वाइफ ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरे को लॉकर ओपन करने दो, क्योंकि प्रॉपर्टी के पेपर और कैश और बाकी सारी चीजें वही हैं और मिस्टर ए अब जिंदगी में नहीं है। वो बैंक मैनेजर ने इनको बोला कि भाभी जी मैं इस समय जिस जॉब पे हूँ, जिस सीट पे हूँ, मैं वहां पे आपको परमिशन नहीं दे सकता। भाई साहब ने नंबर 1 नॉमिनी नहीं किया एंड नंबर 2 विल भी नहीं है आपके पास। सो प्लीज आप कोर्ट जाइए और वहां से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आइए। और सक्सेशन सर्टिफिकेट लाने के लिए आपके दोनों बच्चे और डॉटर और उनका पूरा परिवार कोर्ट में जाएगा। और जब इन्होंने कोर्ट का प्रोसेस पता किया तो वहां पे 6 महीने से लेके 3 साल तक लग सकते हैं। और पैसे की मैं तो यहां बात नहीं करना चाहता कि कितने लाखों रुपए खर्च होते हैं। सिर्फ क्या चूक रही मिस्टर ए से कि मिस्टर ए ने विल नहीं लिखी। और विल कोई इतना बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है कि अगर जीते जी किसी के हाथ लग गया तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन अगर विल नहीं लिखी तो मेरे जाने के बाद
मेरी पूरी फैमिली की लाइफ हिल जाएगी, क्योंकि बैंकर आपसे वॉइस नॉट क्लियर, ओके वॉइस क्लियर, वॉइस क्लियर। सो बैंकर आपसे विल की कॉपी मांगेगा और विल की कॉपी ना हो जाने पर आपको लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना होगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि मिस्टर ए ने अपनी वाइफ का नाम एज ए नॉमिनी भर भी दिया। वॉइस नॉट क्लियर, नाउ द वॉइस इज क्लियर। Yes, voice is clear. Thank you so much. Thank you. Maybe some internet issue बीच में वो हो सकता है, so please इंटरनेट तो वो मे भी इशू हो सकता है। एक पर्सन था, मिस्टर ए मान के चलते हैं स्मार्ट थे, और इन्होंने बैंक में नॉमिनी कर दिया, लॉकर में भी नॉमिनी कर दिया, बैंक के सेविंग अकाउंट में भी कर दिया, एफडीआर में भी कर दिया और पीएफ में भी कर दिया, सभी में नॉमिनी कर दिया इन्होंने अपनी वाइफ को, ये मानते हुए कि मेरे जाने के बाद मेरी वाइफ को ये सब कुछ उसी को मिल जाए, और ये जो मेरे बच्चे हैं सन 1, सन 2 और डॉटर, ये तो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश है, इनको कुछ नहीं चाहिए। और इन्होंने विल नहीं लिखी, इन्होंने राकेश भाई वीडियो स्विच ऑफ कर दो, वीडियो स्विच ऑफ कर दो मतलब यस, मैंने अपना वीडियो स्विच ऑफ कर दिया। नाउ वॉइस इज क्लियर। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो मिस्टर ए थे ये बहुत समझदार थे, इन्होंने बैंक के लॉकर में, एफडीआर में, पीएफ में हर जगह नॉमिनी कर दिया था। नॉमिनी करके इनको ये लगा कि अगर मेरी भी कभी मिसहैपनिंग हुई तो मेरी वाइफ को सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते थे। और इन्होंने राकेश शर्मा की बात नहीं मानी और विल नहीं लिखी, और एक दिन इनकी मिसहैपनिंग हो गई। इनकी वाइफ बैंक के पास गई और बैंक के पास जाने के बाद बोली कि बैंक के लॉकर में, बैंक में, एफडीआर में और जो भी बैंक के जितने भी मेरे पास चीजें थी उन सब में मैं नॉमिनी हूं, तो मेरे को परमिशन दी जाए और ये मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाए। मेरी वॉइस क्लियर है आपको? टाइप यस। यस, मेरी वॉइस क्लियर है, थैंक यू थैंक यू। तो ये जो वाइफ थी ये बैंक में अपना लॉकर ओपन करने गई, सेविंग अकाउंट से पैसे निकलवाने गई, अपनी एफडीआर एनकैश कराने गई। जब ये बैंकर के पास गई तो बैंकर ने बोला, मैडम आपके आने से पहले आपके सन 1 ने एक क्लेम लॉन्च कर दिया बैंक के पास कि वो भी अपने पापा का लीगल हायरर है और उनको ये पैसा दिया जाए। मतलब नॉमिनेशन वाइफ का है, और नॉमिनेशन वाइफ का होने के बाद भी जो सन 1 है वो बैंक के पास चला गया, बैंकर के पास चला गया और वहां जाके बोलता है कि मैं अपने पापा का लीगल हायरर हूं, तो मेरे को इस बैंक को ऑपरेट करने के लिए परमिशन दी जाए। और वाइफ भी पहुंच गई वहां पे कि मेरे को मेरे हस्बैंड के बैंक अकाउंट और लॉकर को ओपन करने की परमिशन दी जाए बिकॉज आई एम द नॉमिनी। प्लीज अंडरस्टैंड, as per the nomination act, a nominee is just a custodian of the assets. उस पर्सन को, कस्टोडियन को, नॉमिनी को उस सारी चीजों को जो भी बेनिफिशरीज हैं एज पर द लॉ उनको देना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बैंकर ने बोला देखिए हम लोग जुडिशरी नहीं है, हम अथॉरिटी नहीं है और हम लोगों के पास 2 क्लेम आ गए हैं, सो प्लीज कोर्ट के पास जाइए और एक लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आइए, देन वी विल रिलीज द फंड। तो दोस्तों पहले वाले केस के अंदर मैंने नॉमिनी भरा ही नहीं था, वो गलती की। दूसरे केस के अंदर तो मैंने नॉमिनी और सब कुछ भर दिया, लेकिन बैंक के पास क्लेम 2 लोगों के आ गए, जिसमें से कि एक तो जो मरने वाला है उसकी वाइफ थी और जो मरने वाला है उसका बेटा है। और क्योंकि बैंक को नहीं पता
बैंक को नहीं पता कि लीगल हायरर कौन है, इस वजह से उन्होंने बोला कि आप हमारे को लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से लेके आइए। सो आप मेरी इस कम्युनिकेशन से समझ पा रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ द विल कितनी है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, पीएफ में डालते हैं, पीडीएफ एफडीआर में डालते हैं, बैंक्स में डालते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, प्रोटेक्ट का मतलब सिर्फ नॉमिनी कर लेने से नहीं होगा, प्लीज माइंड इट। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उस पैसे को आपकी फैमिली भोग नहीं पाएगी, उस तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं ना आपको एक रफ डाटा देता हूं। पीएफ के अंदर, प्रोविडेंट फंड के अंदर एज ऑन मार्च 2018 40,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है अनक्लेम्ड। बिकॉज जिस पर्सन की डेथ हुई थी, या तो उसने नॉमिनेशन नहीं भरा था, नॉमिनेशन था तो नॉमिनी की डेथ पहले हो गई, फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई, या फैमिली के अंदर ही डिस्प्यूट हो गया, फैमिली लीगल हायर सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं लेके आ पाई, वो पैसा 40,000 करोड़ रुपीस एज इट इज पड़ा हुआ है, जिसमें कि पीएफ ट्रस्ट को 5,000 करोड़ रुपया हर साल आता है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10,500 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है। पहले तो हम अपनी फैमिली को बताते ही नहीं है कि हमने इन्वेस्टमेंट्स कहां कहां की हुई हैं, फिर नॉमिनेशन नहीं करते प्रॉपरली, एंड थर्ड केस के अंदर तो हम विल को बनाते ही नहीं है, विल बनाना ही भूल जाते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। मैं आपको एक और एग्जांपल दूसरा दे रहा हूं, जहां पे कि सपोज कीजिए फादर है, और फादर ने, या एक सन है, सन ने एक एलआईसी पॉलिसी लिया अपने फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी लिया 5 करोड़ रुपीस का, और वो 5 करोड़ के पॉलिसी के अंदर नॉमिनी लिखा फादर का नाम, और जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी उसकी मिस हैपनिंग हो गई, और फादर उस पॉलिसी को क्लेम करने के लिए एलआईसी या इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, और इंश्योरेंस कंपनी के पास जाने के बाद बोला कि आई एम द नॉमिनी ऑफ दिस इंश्योरेंस पॉलिसी, सो प्लीज ये जो एलआईसी का जो मेरे बेटे का जो क्लेम है वो मेरे को दे दिया जाए 5 CR। और ये किस लिए था? फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए था। किसने लिया था? सन ने लिया था, फादर ने लिया था फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जिस दिन सन की मिस हैपनिंग हुई, इस 5 करोड़ में से फादर को 0 पैसा मिला, 0 पैसा मिला। रीजन, क्योंकि सन ने विल नहीं लिखी थी, सिर्फ नॉमिनेशन करके छोड़ दिया था। और जब एलआईसी के पास गए तो एलआईसी के पास फादर भी क्लेम करने गए, और इस सन की वाइफ भी क्लेम करने के लिए चली गई, और ये दोनों जब क्लेम करने गए तो इनको लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ा। और जब लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आए तो कोर्ट ने बोला वाइफ का पहला राइट है, और 100% वाइफ को मिलेगा पैसा, फादर को नहीं मिलेगा। क्योंकि इन द केस अगर कोई हिंदू बिना विल के डेथ हो जाती है तो लीगल हायरर 1 को पैसा मिलता है, और लीगल हायरर 1 के केस में मदर आती है, वाइफ आती है, और बच्चे आते हैं, और फादर नहीं आता इसके अंदर। सो इसका मतलब क्या हुआ? जो 5 CR फादर को मिलने थे पैसे एज द नॉमिनेशन, वो एज ए नॉमिनी वो उनको नहीं मिले, और वो उसकी वाइफ को मिल गए। क्या इस सन ने इसलिए ये पॉलिसी कराई थी 5 CR की इन द नेम ऑफ द फादर? नो, नो। हम लोग नहीं समझ पाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द विल। अगर सन ने एक विल लिखी होती और उस विल के अंदर मेंशन किया होता मेरी एलआईसी पॉलिसी नंबर दिस, ये मैं चाहता हूं कि मेरी मिस हैपनिंग के बाद मेरे फादर को मिल जाए, नाउ दिस इज द फुल प्रूफ, नाउ दिस इज फुल प्रूफ। So how many of you can resemble, how many of you can understand what I am saying?
क्या ये जो मैं बात आपको कह रहा हूं, कैन यू अंडरस्टैंड? मतलब आई कैन जस्ट, यू कैन से यस यू गॉट इट, आई गॉट इट, यस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, स्क्रीन को क्लियर करना, थैंक यू।